योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय गाँव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। शहर में हम बेसहारे, गाँव मेरा घर पुकारे। कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ये बीमारी जान लेती, काम छोटे घर बुझाड़े। ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। गाँव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। भूख चाहे कितना भी हमको सताए, साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए। भूख चाहे कितना भी हमको सताए, साथ अपनों का हो तो गम भूल जाए। देश तू है मान मेरा, दिल ये बोले हाथ जोड़े। मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। देश तू है मान मेरा,
दिल ने बोले हाथ जोड़े, मुश्किलों की इस घड़ी में तू सहारा रे। गाँव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। ओ कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। ओ कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। यह गीत सभी प्रवासी मजदूरों की सहानुभूति में है। देश में 14.4 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूरों के हाथों और पसीने से ही दुनिया के उद्योग चलते हैं। वे बेनाम लोग हैं, लेकिन उनके हाथ ही आधुनिक उद्योग के पहियों को चलाते हैं। उनका पसीना ही इन पहियों को चिकनाई देता है। अभी दुनिया भर में फैली इस महामारी में लोगों का यह वर्ग एक जबरदस्त चोट खाएगा। तो कई देशों में ये वर्ग एक संगठित वर्ग है, तो वहाँ उनके पास व्यवस्था करने के साधन होंगे, उनके पास इस मुश्किल दौर से निकलने का रास्ता होगा। तो 1930 के दशक की असाधारण मंदी के दौरान करीब 24% लोग बेरोजगार हो गए थे। इसे गरीबी और भुखमरी के लिहाज से दुनिया में होने वाली सबसे बुरी चीज माना गया था। लेकिन आज के अनुमानों के अनुसार इस महामारी के बाद बेरोजगारी की दर कहीं ज्यादा हो सकती है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत की तुलना में आज दुनिया थोड़ी ज्यादा व्यवस्थित है, तो हम शायद थोड़ी आसानी से इससे होकर गुजर जाएं। लेकिन यह वर्ग जिसे हम मजदूर कहते हैं, इन्हें बहुत बुरी चोट पहुंचेगी। ये देखना अचंभित करने वाला है कि आमतौर पर हमने सोचा कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी बात समझ नहीं आती है। आमतौर पर गांवों में हर किसी के पास एक ज़मीन का टुकड़ा होता है और हमेशा करने के लिए कुछ काम होता है। लेकिन सिर्फ अभी जब हम इन लोगों की सेवा करने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऐसे कितने ही लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और कहीं और से एक मौसम की मजदूरी करने के लिए आए हैं, और वो सभी यहाँ फंस गए हैं। वो वापस घर नहीं जा सकते। उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास खाना नहीं है, और सबसे बुरी बात यह है कि उनके परिवार, मोटे तौर पर ये पुरुषों की आबादी है, उनकी बीवियां, बच्चे, माता पिता और बाकी सभी उनके गांवों में हैं, यहाँ से बहुत दूर। ये चिंता कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। उनमें से कई लोगों के संपर्क टूट गए हैं क्योंकि वो फ़ोन का बिल नहीं पटा पा रहे हैं और वो अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते।
तो अभी हम जितने लोगों को भोजन परोस रहे हैं उनकी संख्या बढ़कर 11,000 से ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बढ़कर और भी ज़्यादा होने वाली है। लॉकडाउन में थोड़ी ढील शुरू हो रही है। कोयम्बतूर शहर रेड से ऑरेंज में आ गया है। वो कह रहे हैं कि अगर 10 या 12 मई तक अगर कोई नए केस नहीं आते, अगर संख्या में उछाल नहीं आता है, तो ये ग्रीन जोन में बदल जाएगा, यानी कि लोग बाहर निकल सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं, उस तरह की परिस्थिति। लेकिन फिर भी इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि हाँ, शायद व्यापार खुल जाएं, लेकिन वो तुरंत पूरी क्षमता से सक्रिय नहीं होंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा। हमें नहीं पता 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, उन्हें सारे के सारे मजदूरों को फिर से काम पर लेने में कितना समय लगेगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ये 45 से 60 दिनों से कम नहीं होगा। इसमें उतना समय तो लगेगा ही। तो जो लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन या खेती या ऐसे दूसरे संगठित क्षेत्रों में मजदूरी नहीं करते, उनके पास कोई आजीविका नहीं होगी। तो ये देश में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ये समस्या निश्चित रूप से पूरी दुनिया में है, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्तरों पर। तो आज मजदूर दिवस है। अगर हम बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की सेवा करना चाहते हैं जो इस हालत में हैं, 21वीं शताब्दी में जहां दुनिया में इस स्तर का ट्रांसपोर्टेशन, जानकारी और संपर्क मौजूद है, हालांकि एक महामारी मौजूद है जो लोगों को मार रही है। मेरे ख्याल से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाओं, ट्रांसपोर्टेशन की क्षमताओं, दुनिया भर में जानकारी भेजने और चीज़ें सक्रिय करने की क्षमता के साथ एक चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो ये है कि लोगों को भूख से नहीं मरना चाहिए। कई बीमारियां जो इंसानों को हो सकती हैं, उन सब में भूखमरी सबसे बुरी बीमारी है। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुर्बल बनाने वाली बीमारी है और आपकी मानवता छीन लेती है कई तरीकों से। आध्यात्मिक मार्ग पर भूखे रहना एक साधना है। जहां आप जानबूझकर भूखे रहते हैं, जब आपके पेट की आग आपके भीतर की हर चीज़ को खा रही होती है, और फिर भी अपनी साधना को बरकरार रखना, अपने फोकस को बरकरार रखना, इंसान होने की गरिमा को बरकरार रखना, इसके लिए बहुत काम लगता है। मुझे भूख का दर्द अपने अनुभव से पता है, इसलिए ये मेरी इच्छा है कि ये सरल लोग जो अपने घरों से निकले किसी एडवेंचर के लिए नहीं, किसी आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए नहीं, बस रोजी रोटी कमाने के लिए, एक साधारण सी ज़रूरत, हमें ये पक्का करना होगा
कि वो भूखमरी की हालत में न चले जाएं, वरना मजदूर दिवस का क्या उपयोग है। ये सवाल पीयूष ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, योग की संस्कृति में मोक्ष को सबसे बड़ा लक्ष्य क्यों माना गया है, जब हमारे समाजों में इतनी सारी समस्याएं हैं, इतना सारा काम किया जाना है कि एक जीवन काल काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज में समस्याएं हैं, समाज खुद एक समस्या है। मूल रूप से समाज यानी समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और फिर समाज को बनाने वाले दूसरे हिस्से। आज शायद समाज की सबसे बड़ी इकाई है एक देश। हाँ, हम एक ग्लोबल विलेज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी सिर्फ इंटरनेट पर ही है, सपनों की दुनिया में ही है। आप देखेंगे जब एक महामारी होती है, जब किसी चीज़ की कमी होती है, तो दुनिया में जो सबसे पहला विभाजन होता है वो है देश, देश बनाम देश। अगर ये और आगे जाता है तो शायद राज्य बनाम राज्य, अगर ये और आगे जाता है तो समुदाय बनाम समुदाय, अगर और आगे जाता है तो परिवार बनाम परिवार। यही क्रम होता है। जब संकट आता है, सिर्फ तभी आपको पता चलता है कि समाज की संरचना और क्रम क्या है। तो सामाजिक संरचना की सबसे मूल इकाई है परिवार। तो क्या लोगों का साथ आना गलत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। सभी जानवरों के अपने खुद के समाज होते हैं। हाथियों का अपना खुद का समाज है। मोरों को देखिए, उनके अपने छोटे छोटे परिवार हैं। आप उन्हें हर दिन देख रहे हैं। इस तरह से हर प्राणी के पास है। तो उस आदत के चलते हमने भी समाज बना लिए हैं। और बेशक लोग इस फिलॉसफी का प्रचार करते रहे हैं कि इंसान एक सामाजिक जीव है। इंसान एक सामाजिक जीव तब होता है जब वो असहाय होता है। जैसे ही उसे ताकत मिलती है, वो अकेला रहना चाहता है। जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तब उसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, तो इंसान कहीं बीच में है। इंसान ज़रूरतों और ज़रूरतों से परे जाने की चाहत के बीच कहीं पर है। यहाँ तक कि वो लोग जो अपनी मजबूरियों में, अपनी लतों में बुरी कदर उलझे हुए हैं, उन्हें भी अगर आप बहुत करीब से देखें, कोई आदमी शराब पीता है, कल से शराब उपलब्ध है, मैं बस घोषणा कर रहा हूं। अगर आप मेरी तरह हमेशा नशे में नहीं रहते तो मैं आपके लिए कह रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार को आमदनी की ज़रूरत है और शराब उनके लिए आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। तो सिर्फ शराबी लोग ही उसके प्यासे नहीं हैं, या शायद उन्होंने वो आदत तोड़ दी है, किसे पता, 38 दिनों के लॉकडाउन में। राजस्थान के एक निर्वाचित एमएलए ने कहा है कि अगर अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से हाथ धोने से कोरोना वायरस मर जाता है, तो शराब पीने से गले में मौजूद वायरस निश्चित रूप से मर जाएंगे। बात सिर्फ इतनी है कि वायरस को मारने के लिए 70% अल्कोहल की ज़रूरत होती है। अगर आप 70% अल्कोहल पीते हैं तो हम आपसे कहीं और मिलेंगे, एक स्पिरिट की तरह।
इंसान के भीतर ये चाहत, कोई शराब पी रहा है राज्य को आमदनी देने के लिए नहीं, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहिए। कोई शराब पी रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसी चीज से आज़ाद होना चाहता है जो उसे परेशान करती है। शायद उसका खुद का मानसिक ढांचा उसे परेशान करता है, शायद उसकी पत्नी उसके पीछे पड़ी रहती है, या उसकी आर्थिक मुश्किलें उसे परेशान कर रही हैं। आज़ादी। तेलुगु भाषा में एक कहावत है, सर्व रोगालुकु साराई मंदु। आपको चाहे जो भी बीमारियां हों, शराब हर चीज़ की दवाई है क्योंकि वो हर चीज़ ठीक कर देती है कुछ समय के लिए। आपको कैंसर है तो भी फर्क नहीं पड़ता, शराब पी लीजिए, करीब 6 घंटों के लिए आपको कैंसर नहीं है। आपको द वायरस लग गया है, शराब पी लीजिए, 6 से 8 घंटों के लिए आपके पास वायरस नहीं है, और शायद वो शराब पीकर चला जाए, हमें नहीं पता, वो महाशय दावा कर रहे हैं। तो लोग शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। मैं सबसे चरम चीज़ों का उदाहरण ले रहा हूँ। आज़ाद होने के लिए लोग दिन रात काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपनी आर्थिक दिक्कतों से आज़ाद होना चाहते हैं। तो किसी न किसी स्तर पर आज़ाद होने की चाहत, व्यक्तिगत अनुभव में वो स्तर चाहे जो भी हो, कई तरीकों से वो चाहत ही इंसानी गतिविधियों को प्रेरित करती है। हम इस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ही आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए हम अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं। यह आज़ाद होने की चाहत है। तो जब आपकी आज़ाद होने की इतनी ज़्यादा चाहत है, क्या ये देखने का समय नहीं आ गया है कि आज़ाद कैसे हुआ जाए? सच में वो क्या है जो आपको बांध रहा है? क्योंकि अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको आज़ादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको सावधानी से उन रस्सियों को देखना चाहिए जिन्होंने आपको बांध रखा है। अगर आप उन रस्सियों को देखते हैं जिन्होंने आपको वाकई बांध रखा है, तो स्वाभाविक रूप से आप मुक्ति के बारे में बात करने लगेंगे। तो हमने इसे बहुत करीब से देखा कि एक इंसान को कौन सी चीज़ बांधती है। एक इंसान को बांधने वाली मूलभूत चीज़ बस यही है। अगर आप, आजकल ये फैशनेबल बन गया है, लोग कहते हैं मुझसे सुबह काम नहीं होता, मैं रात में ही काम करता हूं। उनका मतलब ये है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, उनका शरीर आलस करता है, तो वो 9 बजे उठते हैं। जाहिर है कि वो देर से सोते हैं। कोई और कहता है मैं सुबह काम करता हूं, मुझसे रात में काम नहीं होता। अगर आप उनसे रात को जगने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप उन्हें जहां भी बैठाएं, क्योंकि उन्हें वो वाली समस्या है, वो जल्दी सोते हैं और जाहिर है कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लोग बस किसी भी चीज़ के साथ पहचान बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये उनका स्वभाव है। कोई हर वक्त गुस्सा करता रहता है, लोगों पर चिल्लाता रहता है। आप उन्हें बैठाकर उनसे पूछें कि ये क्या है? मेरा स्वभाव ऐसा ही है, क्या करें? आपके साथ सिर्फ यही समस्या है, आपने अपने व्यक्तित्व को अपना स्वभाव समझ लिया है। बस आपके जीवन के साथ पूरी समस्या बस यही है, आपने गलती से अपने खुद के बनाए, अनजाने में खुद के बनाए व्यक्तित्व को अपनी मूल प्रकृति समझ लिया है। आपको लगता है कि यही आपकी प्रकृति है। मैं एक गुस्सैल इंसान हूँ, मैं एक दुखी इंसान हूँ, मैं एक सुखी इंसान हूँ। यह आपकी प्रकृति नहीं है। अच्छी या बुरी, यह आपकी प्रकृति नहीं है, यह आपका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व कई चीज़ों का एक कोलाज है। हो सकता है कि आपने अच्छे रंग उठाए हों या भद्दी चीज़ें, हम नहीं जानते। अगर आपने अच्छे रंग उठाए हैं तो लोग कहेंगे अरे वो एक अच्छा आदमी है। ये कहना दूसरों के लिए ठीक है, क्योंकि दूसरे सिर्फ मेरा व्यक्तित्व ही देख सकते हैं, वो मेरी प्रकृति को नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं खुद अपनी प्रकृति को नहीं देखता हूँ, अगर मैं अपनी प्रकृति को अनुभव नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने एक मास्क पहना
और भूल गया कि वायरस वाला मास्क नहीं, पूरा मास्क, मुखौटा। मैंने एक मास्क पहना। ये खराब उदाहरण है आज, क्योंकि हर कोई मास्क पहनकर लोगों से बात कर रहा है। अब आपको ये भी नहीं पता कि कौन बैंक का लुटेरा है। बैंक वाले और बैंक के लुटेरे एक जैसे दिखेंगे। ये एक बहुत जटिल समय है। तो आपने एक मुखौटा पहना और आप मुखौटा पहने पहने जाकर शीशे के सामने खड़े हो गए। अरे, मैं ऐसा ही दिखता हूं, यही मेरी प्रकृति है। ये बेवकूफ़ी है। लेकिन लगभग पूरी दुनिया यही कर रही है। वे अपने व्यक्तित्व को अपनी मूल प्रकृति समझने की गलती कर रहे हैं। तो मुक्ति का मतलब बस यही है कि जो चीज़ आपने बनाई है, आपने उसे थोड़ी दूरी पर रखा है। यही मुक्ति है। क्या मुक्ति का मतलब है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? स्वर्ग एक पिंजरा है। हाँ, अगर आप जाकर स्वर्ग में अटक जाते हैं तो आप बाहर भी नहीं जा सकते। क्या ये पिंजरा नहीं है? कम से कम अगर आप नर्क जाते हैं तो आप जलेंगे। अगर आप जलते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में ये एक पिंजरा है, ये एक हनी ट्रैप है। हाँ, ये है। तो जब हम कहते हैं मुक्ति, तो हम स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो हमने बनाया है और हम उसमें फंस गए हैं, उसमें उलझ गए हैं, हम उसे अलग करना चाहते हैं। हम यहाँ होना चाहते हैं, यहाँ बैठकर जीवन की तरह धड़कना चाहते हैं, न कि एक व्यक्ति की तरह सोचना चाहते हैं, न महसूस करना चाहते हैं, न ये करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, लेकिन कपड़े ठीक उसी तरह से आपने कपड़े पहने हैं, ये आप नहीं हैं, ठीक उसी तरह। इसीलिए हमने तमामों विधियां बनाई हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण तरीका ये है कि मुक्ति यानी, दुनिया में ज़्यादातर लोग भक्ति के बारे में बात करेंगे। मुक्ति यानी भक्ति। आमतौर पर भक्ति ही मुक्ति का रास्ता है। दूसरे रास्ते हैं, लेकिन ये सबसे जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता है, क्योंकि अभी भी भावना इंसान का सबसे बड़ा हिस्सा है। भक्ति का मतलब है आपकी अपनी नग्नता। इसका मतलब है कि आपने हर चीज़ उतार दी है, आपने हर चीज़ हटा दी है, सिर्फ कपड़े ही नहीं, शरीर भी, और वो सारी संरचनाएं जो आपने खड़ी कर रखी हैं। सबसे बढ़कर आपका व्यक्तित्व। सिर्फ आपके व्यक्तित्व के कारण आपके शरीर का आकार, आपके बालों का स्टाइल, आपकी त्वचा का रंग और हर चीज़ महत्वपूर्ण हो गई है, सिर्फ आपके व्यक्तित्व के कारण। अगर आपका व्यक्तित्व दूर रहता है, अगर वो इस तरह ढीला है, तो आप मुक्ति में हैं। तो अगर समाज में समस्याएं हैं, तो मुझे बताइए, वो लोग जो अपनी खुद की बकवास से आज़ाद हैं, खुद की बनाई बकवास से, क्या वो बेहतर सेवा करेंगे? या वो लोग जो अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, क्या वो बेहतर सेवा करेंगे? ये आपके तय करने के लिए है। अगर कोई मुक्ति ना हो, अलग अलग लोग किसी तरह की आज़ादी के अलग अलग स्तरों पर हैं। कुछ लोगों में आज़ादी है, कुछ लोग बुरी तरह से विवशताओं में फंसे हैं। लेकिन अगर आप में कोई विवशता नहीं है, तो आप इस धरती पर सबसे उपयोगी इंसान होंगे। आप इस धरती पर सबसे असरदार इंसान होंगे। और आप जिस भी स्तर पर हों, उसमें मुक्ति की ज़रूरत है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। आपको मुक्ति, आज़ादी, आसमान में उड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आसमान में उड़ना मुक्ति नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, एक छोटे लड़के के रूप में, जो भी चीज़ हवा में उड़ती थी उससे मैं बहुत आकर्षित होता था। तो मैं जाकर अपने घर की छत पर घंटों लेटा रहता था। आपको देखना चाहिए, अगर आप मेरी उस समय की तस्वीरें देखें जब मैं एक छोटा लड़का था, तो मैं जला हुआ सा होता था। मेरी त्वचा हमेशा जली रहती थी, क्योंकि मैं कई महीनों तक जाकर बस छत पर हर दिन लेट जाता था, कई घंटों के लिए, और बस उन चीलों और गिद्धों को ऊपर उड़ते देखता रहता था। कई सालों तक उन्हें देखने के बाद
मुझे अचानक एहसास हुआ वो वहाँ ऊपर हैं, लेकिन वो हमेशा नीचे देख रहे हैं। मैं यहाँ ज़मीन पर हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ। और मैं चिड़िया को, एक गिद्ध को देखता हूँ, वो खुश नहीं है। कभी कभी वो है, लेकिन ज़्यादातर समय वो चिंता में है। चूहा कहाँ है, सांप कहाँ है, वो कहाँ है। वो असल में अपने ऑफिस में है, उस दिन का अपना भोजन कमाने के लिए। हम सोच रहे हैं आसमान में उड़ती चिड़िया, वाह कितनी आज़ादी है उसे। आसमान में चिड़िया की आज़ादी की सोच ने मुझसे अपना ही हैंड ग्लाइडर बनवाया और इसने एक ही झटके में मेरी दोनों टांगें तोड़ दी। तब मुझे एहसास हुआ कि ये चिड़ियाँ वहाँ ऊपर उड़ रही हैं और वो हमेशा नीचे देख रही हैं, क्योंकि जो चीज़ वाकई कीमती है वो यहाँ नीचे है। हम यहाँ बैठे हैं और ऊपर देख रहे हैं। मैं कम से कम चिड़ियों को देख रहा था। आप में से कई हैं जो वहाँ देख रहे हैं। वायुमंडल नहीं, स्वर्ग, जन्नत, वहाँ ऊपर। लेकिन जब तक आप ऐसे करते हैं तब तक पृथ्वी घूम जाती है। वैसे भी हम 11 डिग्री अक्षांश पर हैं। अब से जब भी आप स्वर्ग की ओर इशारा करना चाहते हैं, ये शून्य है, वो यहां पर है। तो आपका व्यक्तित्व, यानी ये एक ऐसी संरचना है जो आपने बनाई है, एक मुखौटा जो आपने बनाया था और अब आप इसे उतार नहीं पा रहे हैं। ये कितना भयानक जीवन है। अगर आप इसे नीचे नहीं रख सकते तो क्या मतलब है? आप जो कुछ भी पहनते हैं आपको उसे उतारने में भी सक्षम होना चाहिए, वरना आप फंसे हुए हैं। इस उलझाव में आप कई तरह से अपंग हो जाते हैं। अगर आप अपना मास्क नहीं उतार सकते, अभी आपको नहीं उतारना चाहिए, यही कानून है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसे नहीं उतार सकते तो आप किसी भी चीज़ को वैसे नहीं देख सकते जैसी वो है। ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे थे और उनकी पत्नी ने चेन्नई से फ़ोन किया और पूछा, वहाँ मौसम कैसा है? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, यहाँ सब कुछ कोहरे से ढका हुआ है। ये ऐसा ही है। जब कोहरा छाता है, जब आप अपने खुद के व्यक्तित्व के कोहरे में ढक जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ को वैसे नहीं देख सकते जैसी वो है। तो मुक्ति का मतलब बस यही है कि आपने अपना कोहरा साफ कर दिया है। अब आप हर चीज़ को वैसे ही देख पा रहे हैं जैसी वो है। अब ये जीवन आज़ाद है। अब आप तय कर सकते हैं कि इसके साथ क्या करना है। अभी आप ये तय नहीं कर सकते कि इसके साथ क्या करना है, क्योंकि ये पुरानी जानकारी, पुराना सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि आप कहाँ जाते हैं। आप चाहे जो भी करने की कोशिश करें, ये होता है। अगर आप इस तरफ बैठते हैं तो ये भिक्षा हॉल या अक्षया, यहाँ की रसोई, वहाँ से खुशबू आएगी। आप ऐसे जाएंगे। और ईशा योग केंद्र में एक समस्या है। हमने आपको बताया है कि ध्यान सबसे अच्छा तब होता है जब आप थोड़े भूखे होते हैं। फिर आपने सोचा, नहीं मैं दूर हटता हूँ, और आप यहाँ आकर बैठ गए। यहाँ पेपर वाइन है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं वहाँ जाकर बैठूंगा, वहाँ मूनराम पिराई। ये सभी यहाँ के अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप जहाँ भी बैठते हैं कुछ हद तक भूखे। मुझे पता है कि आपका संकल्प दृढ़ है,
लेकिन विवशताएं मौजूद हैं। जब तक विवशताएं मौजूद हैं, विवशता का मतलब बस यही है कि हम एक ही रास्ते पर बार बार चल रहे हैं। उसी रास्ते पर बार बार चलने का मतलब है, जाहिर है कि हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। गोल गोल चक्कर लगाने का मतलब है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे मुझे इस सब की परवाह नहीं है, दुनिया में कई समस्याएं हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि समस्याएं केवल आपके कारण हैं, क्योंकि आपके जैसे बहुत से इंसान हैं जो अपनी ही बकवास में फंसे हुए हैं। इसीलिए समस्याएं हैं, वरना क्या समस्या है? अगर इंसान विवशता से भरे नहीं होते तो समाज में क्या समस्या है बताइए? असल में कोई समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन हमें आबादी को खाना खिलाना है। आबादी बहुत सीमित होती अगर हम विवशता से भरे नहीं होते। हर चीज वैसी होती जैसी हम चाहते। हम तय करते कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सब कुछ, समाज की संरचना ही इंसानी विवशताओं के कारण है। हमें लगता है कि ये हमारा स्वभाव है। ये आपका स्वभाव नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी या अपने व्यक्तित्व को अपनी बुनियादी प्रकृति समझने की गलती कर रहे हैं। तो पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बस इसी बारे में है, इन दोनों को अलग अलग करना, जो आपने बनाया है और जो वास्तव में जीवन के रूप में मौजूद है। बस यही मुक्ति है, और ये अभी होनी चाहिए। जब आप कहीं और चले जाते हैं तब नहीं। माफ कीजिए, यहां। ओह, क्या ये समाचार पूरे देश के बारे में है? पूरा लॉकडाउन? पूरा लॉकडाउन? इसमें लिखा है कि 4 मई के बाद भी पूरे देश में लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो पूरे देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ खास तरह के व्यवसायों, कुछ खास तरह के उद्योगों और दूसरी चीज़ों के लिए थोड़ी छूट के साथ, लेकिन 17 तारीख तक, जो शायद क्रूर लगे, लेकिन ऐसा करना समझदारी है। और इन महामारियों के बारे में बात करें तो महामारी का हमारा सबसे हाल का अनुभव है वो जिसका इल्ज़ाम स्पेनिश लोगों पर डाला गया था, स्पेनिश फ्लू। लेकिन स्पेनिश फ्लू स्पेन में नहीं शुरू हुआ था, इसे सबसे पहले अमेरिका में देखा गया था। हम नहीं जानते कि असल में ये कहाँ से शुरू हुआ, उसी तरह से जैसे अभी भी इस पर बहस चल रही है कि ये असल में कहाँ से शुरू हुआ है। आज जानकारियाँ और बाकी सब कुछ बहुत बेहतर है, इसलिए शायद हम पता लगा सकते हैं, लेकिन उन दिनों किसी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन स्पेन के बजाय अमेरिका में इसके शुरुआती मामले देखे गए थे। चूंकि लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये स्पेन में बड़े पैमाने पर फैल गया और इसने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। उन दिनों जब आबादी सिर्फ 1.6 या 1.7 अरब लोगों की थी, इसने दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। भारत में 1.8 करोड़ लोग मारे गए। इन 1.8 करोड़ लोगों में एक बड़ा हिस्सा, हमें ठीक से नहीं पता कि सही संख्या क्या है, आसानी से लगभग 30 से 40 लाख लोग भुखमरी से मर गए, क्योंकि ब्रिटिश सेना सारा खाना ले गई। अपने खुद के देश में और यूरोप में जहां उनके लिए भोजन की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ज़बरदस्ती सारा भोजन ले लिया। ऐसा अनुमान है कि 30 से 60 लाख लोग बस भुखमरी से ही मर गए होंगे। लेकिन आप वायरस के कारण मरने वाले लोगों को और भुखमरी के कारण मरने वाले लोगों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मिला हुआ होगा। कोई भी असल में ठीक से नहीं कह सकता। शायद भुखमरी के कारण आप वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए हों। हम नहीं जानते कि कितने तरीकों से, पर इस देश में वैसे भी 1.8 करोड़ लोग मारे गए। और बुरी खबर यह है कि वो वायरस भी, स्पेनिश फ्लू भी,
फरवरी मार्च के आसपास शुरू हुआ, इसने तेजी पकड़ी और फिर धीमा पड़ गया, और फिर दूसरी लहर आई। अगस्त के अंत, सितंबर, अक्टूबर में इस दूसरी लहर ने सबसे ज़्यादा लोगों की जानें लीं। तो ये समय इस बात का, कई सारे लोग सोच रहे हैं कल ये ख़त्म होने वाला है, तो 4 तारीख से वो जश्न मनाने और सड़कों पर इधर उधर घूमने वाले हैं। ऐसा करना सबसे ख़राब चीज़ होगी। अभी लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर अमेरिका में, जहां मौतों का आंकड़ा 60,000 से अधिक होने जा रहा है। लोग, हथियारबंद लोग, पूरी तरह से हथियारबंद लोग सड़क पर निकल रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। टेक्सास में एक सैलून, एक हेयर कट सैलून ने 2 गार्ड्स भाड़े पर रखे हैं जो भारी हथियारों के साथ वहां खड़े हैं और रखवाली कर रहे हैं। मैं अपना बिजनेस खुला रखूंगा, मुझे इसे खुला रखने का अधिकार है। हथियारबंद लोगों के साथ इन चीज़ों की हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर 1% आबादी भी ऐसा व्यवहार करती है तो मामला बहुत गंभीर होने वाला है। सौभाग्य से इस वायरस की मृत्यु दर स्पेनिश फ्लू जितनी नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि लोगों को बिना किसी लक्षण के ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें बिना लक्षण वाले कैरियर बहुत ज़्यादा हैं और वो सबसे बड़ा खतरा है। शायद एक बड़ी आबादी को ये इन्फेक्शन हो और कोई नहीं जानता है। जो मर रहे हैं वो मरते रहते हैं। स्पेनिश फ्लू के साथ लक्षण जल्दी दिखते थे, मौत भी जल्दी होती थी। इसने किसी भी आयु वर्ग को नहीं छोड़ा, लेकिन ये वायरस बुजुर्ग आबादी को साफ कर सकता है और युवा आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। युवा लोग इससे पूरी तरह आज़ाद नहीं हैं। हो सकता है कि युवा लोग मरे नहीं, लेकिन शायद उनके दिल के आसपास सूजन हो जाए और वो जीवन को पूरी तरह से जीने में कई तरीकों से असमर्थ बन सकते हैं। हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खोजी जा रही हैं। हमारे पास अभी भी पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन हालांकि ये इतना क्रूर है। 2 हफ्ते और जब गर्मियों के मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ हर 2 दिन 3 दिन में बारिश हो जाती है, लेकिन वरना शहरों में गर्मी बढ़ रही है। और जो लोग छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं, मैं उनके हताशा के स्तर को समझ सकता हूँ। और वो सोच रहे थे कि कल आधी रात के बाद वो बाहर निकलेंगे, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। सरकार के लिए ये एक बहुत कठिन निर्णय है। हम सभी को सराहना करनी चाहिए। इसमें जो चुनौतियां हैं, देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर लोगों के हित में ये निर्णय लेना, ये बहुत ही साहसिक निर्णय है। राजनीतिक रूप से इस तरह के फैसले लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत बहुत हानिकारक है, लेकिन ये करना ही सही है। हमें इस लॉकडाउन को जारी रखना होगा, उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों में धीरे धीरे ढील देते हुए। 2 हफ्ते और पूरे देश में हमने सोचा था कि हर राज्य इसे अपनी पसंद के अनुसार करेगा, लेकिन अब सभी विशेषज्ञों के साथ बहुत सारे सलाह मशवरे के बाद वे इस नतीजे पर आए हैं। हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। देश भर में हर किसी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य समय नहीं है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में हम दूसरी लहर से बचें। शायद हमें काफ़ी समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बंद रखनी पड़े, जो देश को बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन ये आबादी के एक हिस्से को खोने से बेहतर है। जो मिट गया है हम उसे वापस बना सकते हैं, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लोग कह रहे हैं इससे क्या होगा। जब अमेरिका में 60,000 लोग मर चुके हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं और अपनी आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा इस चीज़ पर गौर किया है कि जैसे ही आप आज़ादी की बात करते हैं, आप गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। इसी वजह से हम जिम्मेदारी की बात करते हैं। जिम्मेदारी आज़ादी हासिल करने का साधन है। जहाँ जिम्मेदारी नहीं है वहाँ आज़ादी भी नहीं होगी। अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम अजीबोगरीब चीज़ें करेंगे जो हमारे खुद के खिलाफ हैं। तो ये समय हर एक नागरिक के लिए वास्तव में जिम्मेदार होने का है, अपनी जिम्मेदारी व्यक्त करने का है।
बस कुछ भी न करके आप दुनिया की सेवा कर रहे हैं। क्या ये शानदार बात नहीं है? और साथ ही इसका मतलब ये भी है कि ये ईशा पर हमारे लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ लाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ये हज़ारों लोगों के लिए भोजन प्रदान करने की सेवा और आगे बढ़ेगी, और शायद वो संख्याएं भी बढ़ेंगी। इस समय पर मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने वो पेंटिंग ली, जो मेरे लिए सिर्फ 40-42 घंटे की मेहनत थी और 4 करोड़ से अधिक जो कलात्मक कौशल के लिए नहीं है। ये उस व्यक्ति के दिल में मौजूद करुणा है कि उन्होंने ये धनराशि दान में दी है। और अभी पेंटिंग करने के लिए बहुत सारा समय है, 2 और हफ्तों का लॉकडाउन। तो अपनी विवशताओं को 2 और हफ्तों के लिए रोक कर रखें, शायद मुक्ति हो जाए। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो